नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो लगभग 5000 साल पहले मौजूद थी। एक ऐसी दुनिया जो आज भी हमें हैरान कर देती है। एक ऐसी सभ्यता जिसके शहर, आप मानेंगे नहीं, आज के कई शहरों से ज्यादा सुनियोजित थे। बिल्कुल सही कहा। जिनके पास अपनी एक रहस्यमयी लिखावट थी और जो फिर अचानक ही इतिहास के पन्नों से गायब हो गई। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। जी, सिंधु घाटी सभ्यता। और हमारे पास जो भी जानकारी है वो पुरातत्वविदों की दशकों की मेहनत का नतीजा है। सही। खुदाई में मिली मोहरें हैं, मूर्तियां, टूटे फूटे बर्तन और दबे हुए शहरों के जो नक्शे मिले हैं वो सब। तो आज हमारा काम है इन सभी सुरागों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करना कि ये लोग कौन थे, कैसे रहते थे और उनके साथ आखिर हुआ क्या। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सभ्यता आखिर होती क्या है? हम किसी भी पुरानी बस्ती को सभ्यता तो नहीं कह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, एक गांव और एक सभ्यता में कुछ बुनियादी फर्क होते हैं। जैसे कि अर्बन प्लानिंग। हाँ, मतलब व्यवस्थित सड़कें और पक्के मकान। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी बना दिया, एक पूरा प्लान होता था। अच्छा, एक योजना के तहत। हाँ। दूसरा है संगठित व्यापार, ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड। छोटे मोटे लेन देन नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर, शायद दूसरे देशों के साथ भी। और तीसरा लक्षण है एक लिखित लिपि, मतलब एक स्क्रिप्ट का होना। बिल्कुल, अपने रिकॉर्ड रखने के लिए, हिसाब किताब के लिए। और चौथा और सबसे जरूरी, एक केंद्रीय प्रशासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे आज सरकार होती है। एक तरह से वही। हाँ। कोई एक सत्ता जो पूरे शहर या पूरी सभ्यता के लिए नियम बनाती थी और उन्हें लागू करवाती थी। तो ये चार चीजें मिलकर एक सभ्यता बनाती हैं। जी। तो चलिए अब इस सभ्यता के आकार की बात करते हैं। जब हम सिंधु सभ्यता कहते हैं तो लोग अक्सर हड़प्पा या मोहनजोदाड़ो के बारे में सोचते हैं। हाँ, ज्यादातर लोगों को यही दो नाम पता होते हैं। पर ये तो सिर्फ 2 शहर थे। ये सभ्यता असल में कितनी बड़ी थी? इसका आकार सोचना ही दिमाग चकरा देता है। इसका क्षेत्रफल करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। हाँ, मतलब आज का पाकिस्तान, भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्से इसमें आते थे। ये तो किसी साम्राज्य जैसा लगता है। था ही। और मजे की बात यह है कि उस समय दुनिया में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी थीं। जी, समकालीन सभ्यता। हाँ, और सिंधु घाटी सभ्यता उन दोनों के कुल क्षेत्रफल से भी लगभग 12 से 20 गुना ज्यादा बड़ी थी। इतना विशाल, और इसका आकार त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर था। जी, अगर आप नक्शे पर इसके सबसे बाहरी बिंदुओं को जोड़ें, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतकागिंडोर, तो एक त्रिभुज जैसा आकार बनता है। अच्छा, और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये जो क्षेत्रफल का आंकड़ा है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे MCQ में पूछ लिया जाता है, तो इसे याद रखना जरूरी है। तो फिर इसे सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहते हैं? ये नाम तो इसे किसी एक नदी तक सीमित कर देता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। शुरू में जब खुदाई हुई थी तो ज्यादातर बस्तियां सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिली, तो बस इसीलिए ये नाम पड़ गया। लेकिन इसके और भी नाम हैं। जी, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि हड़प्पा ही वो पहला शहर था जिसकी खोज 1921 में की गई थी। जो स्थल सबसे पहले मिलता है, अक्सर उसी के नाम पर सभ्यता का नाम रख दिया जाता है। और एक तीसरा नाम भी है, कांस्य युगीन सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये नाम शायद सबसे सटीक है। इसका मतलब ये लोग लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वे धातु विज्ञान के मास्टर थे, लेकिन एक अलग धातु के। वे तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, जो उस जमाने के लिए एक बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजिकल लीप थी। और इसी कांसे से वे अपने औजार, हथियार और मूर्तियां बनाते थे। बिल्कुल। अब इसके समय की बात करें तो इसे 3 हिस्सों में बांटा जाता है: प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा यानी मैच्योर हड़प्पन फेज, वो इसका स्वर्ण काल था। हाँ, 2600 से 1900 BCE का जो समय था वो इस सभ्यता का चरम था। और यहाँ एक और एग्जाम अलर्ट है। बताइए। कालक्रम के हिसाब से ये सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। ये तथ्य भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अब पहले खोजे गए शहर हड़प्पा की बात करते हैं। जी, हड़प्पा। ये पाकिस्तान के पंजाब में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर था। और यहाँ से मिला क्या क्या है? यहाँ से जो सबसे मुख्य चीजें मिली हैं
उनमें है 6 अन्नागारों की कतारें। ग्रैनरीज मतलब अनाज का भंडार। हाँ, इससे पता चलता है कि वे अनाज का भंडारण करते थे, शायद टैक्स के रूप में या भविष्य के लिए। और ताबूत दफन, कॉफिन बरियल। जी, ये बहुत खास है क्योंकि इसके सबूत सिर्फ यहीं से मिले हैं। मतलब शव को एक ताबूत में रखकर दफनाया जाता था। हाँ, एक मानव धड़ की मूर्ति। और एग्जाम के लिहाज से यहाँ 2 बातें और याद रखनी है। कौन सी? एक तो यहाँ का प्रमुख कब्रिस्तान, जिसका नाम था R37। ये नाम सीधा पूछा जाता है। और दूसरा, यहाँ की प्रमुख फसलें गेहूं और जौ थीं। R37 कब्रिस्तान, ठीक है। अब चलते हैं सबसे प्रसिद्ध शहर पर, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी में मतलब होता है मृतकों का टीला, माउंड ऑफ द डेड। और ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे था। जी, लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में वो ग्रेट बाथ आता है। हाँ, विशाल स्नानागार। वो सिर्फ एक तालाब नहीं है, वो पक्की ईंटों से बना है, उसे वाटरप्रूफ करने के लिए तारकोल का इस्तेमाल हुआ है, पानी भरने और निकालने की पूरी व्यवस्था है। शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। इतिहासकार यही मानते हैं। दूसरी जो मशहूर चीज यहाँ से मिली है, वो है कांस्य नर्तकी की मूर्ति। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल। बिल्कुल, वो छोटी सी मूर्ति जिसमें इतना आत्मविश्वास है। बिल्कुल, उसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था, जो उस दौर की धातु कला का शिखर है। और पशुपति मोहर भी यहीं से मिली है। हाँ, जिस पर एक योगी जैसी आकृति है और चारों तरफ जानवर हैं। कई लोग इसे शिव का आरंभिक रूप मानते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी एग्जाम अलर्ट है। जी, और इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार नहीं, बल्कि वहां का अन्न भंडार यानी ग्रैनरी थी। अच्छा, ग्रैनरी सबसे बड़ी इमारत थी। हाँ, और यहाँ से मलेरिया जैसी बीमारी का भी सबूत मिला है। और सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न यानी एक सींग वाले जानवर की मोहरें भी यहीं से मिली हैं। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। चलिए अब भारत में आते हैं, गुजरात के लोथल पर। लोथल, जो एक बहुत बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था, ये भोगवा नदी के किनारे बसा था। एक बंदरगाह यानी एक डॉकयार्ड। हाँ, दुनिया का सबसे पुराना मानव निर्मित बंदरगाह माना जाता है इसे। यहीं जहाज आकर रुकते थे। कमाल है। और युगल शावधान, डबल बरियल। इसका मतलब है कि एक ही कब्र में एक पुरुष और एक स्त्री को एक साथ दफनाया गया था। और यहाँ से चावल के भी सबूत मिले हैं। हाँ, चावल की भूसी मिली है, जिससे धान की खेती का पता चलता है। और तौल के लिए हाथी दांत का एक पैमाना आइवरी स्केल भी मिला है। तो जाहिर है व्यापार में नाप तौल का बहुत महत्व था। बिल्कुल। और एग्जाम के लिए एक और बात, लोथर को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है। अच्छा, ये इसका उपनाम है। जी। गुजरात में ही एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थल है धोलावीरा। धोलावीरा, जिसे जल प्रबंधन का मास्टर कहा जाता है, ये कच्छ के रण में है। और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। हाँ, 2021 में इसे ये दर्जा मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी खासियत क्या थी? इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसका नगर विभाजन। बाकी शहर 2 हिस्सों में बटे थे, लेकिन धौलावीरा 3 हिस्सों में बटा था, दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। और जल प्रबंधन, वो तो कमाल का था। पानी को जमा करने के लिए बड़े बड़े बांध और जलाशय बनाए गए थे। एक अद्भुत वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था। और यहाँ से एक साइन बोर्ड भी मिला है। हाँ, एक साइन बोर्ड जिस पर हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर लिखे हैं। ये अनोखा है। और एग्जाम अलर्ट यही है कि ये भारत का सबसे प्रमुख यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज IVC साइट है। ये तो करंट अफेयर्स के लिहाज से भी जरूरी हो गया। बिल्कुल। कुछ और भी स्थल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे राजस्थान का कालीबंगन। कालीबंगन, जिसका मतलब है काली चूड़ियां। यहाँ से जूते हुए खेत के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। जूते हुए खेत मतलब वो लोग हल चलाना जानते थे। हाँ, और यहाँ से अग्नि वेदिकाएं, फायर ऑल्टर्स और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। और चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो सिंध में है। ये बिना दुर्ग वाला एकमात्र शहर था, मतलब नो सिटाडेल। ये एक औद्योगिक केंद्र जैसा था। बिल्कुल। यहाँ से लिपस्टिक, मनके बनाने का कारखाना और वक्राकार ईंटें, मतलब कर्व्ड ब्रिक्स मिली हैं। लिपस्टिक 5000 साल पहले। हाँ, अब वो आज की बुलेट लिपस्टिक जैसी नहीं थी, शायद एक रंगीन पेस्ट होता था। और सुत का गेंडोर, ये बलूचिस्तान में है और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु था। ये बेबीलोन के साथ व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है। अब आते हैं उस चीज पर जिसने सबको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, उनका नगर नियोजन। टाउन प्लानिंग। ये उनकी सबसे बड़ी पहचान है। ग्रिड सिस्टम। हाँ। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर,
मतलब 90 डिग्री पे काटती थीं। पूरा शहर एक चेस बोर्ड जैसा दिखता था। ऐसा नहीं कि जहां मन किया गली निकाल दी। एक अनुशासन था और ईंटों का अनुपात। यही तो इस सभ्यता का सबसे बड़ा सबूत है केंद्रीय प्रशासन का। सोचिए, एक शहर गुजरात में है, दूसरा पंजाब में, लेकिन दोनों जगह घर बनाने में लगी पक्की ईंटों का अनुपात एक ही है, 4.2.1। लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का एक तय मानक। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि गलियों में खुलते थे। शायद धूल और शोर से बचने के लिए। हो सकता है। और सिर्फ बनावट ही नहीं, इन शहरों में रहने की सुविधाएं भी कमाल की थीं, खासकर उनकी पानी की निकासी का सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम कमाल से भी बढ़कर, मैं तो कहूंगी कि ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उस समय की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। हर घर में स्नानागार और शौचालय। और घर की नाली गली की नाली से मिलती थी, जो फिर शहर के बड़े नाले से जुड़ती थी, और सब कुछ ढका हुआ। ढकी हुई नालियां? हाँ, ईंटों या पत्थर की पट्टियों से। ये सफाई और स्वास्थ्य के प्रति उनकी जागरूकता को दिखाता है। सोचिए, 5000 साल पहले उनके शहरों में ढकी हुई नालियां और मैनहोल थे। बिल्कुल। उनकी इंजीनियरिंग आज भी हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। अच्छा, अब उनकी अर्थव्यवस्था और कृषि की बात करते हैं। उनका जीवन किस पर आधारित था? देखिए, मुख्य आधार तो कृषि ही था। उनकी मुख्य फसलें थीं गेहूं, जौ और सरसों। और कपास? कपास की खेती में तो वो दुनिया में अग्रणी थे। कहा जाता है कि वो कपास उगाने वाले दुनिया के पहले लोग थे। अच्छा। हाँ, यूनानी लोग कपास को सिंडोन कहते थे, जो शायद सिंधु शब्द से ही बना है। और उनकी तौल प्रणाली? वो चट पत्थर के बाटों पर आधारित थी और 16 के गुणज में होती थी, जैसे 16, 64, 160। 16 का अनुपात, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, और एग्जाम अलर्ट भी यही है। पुराने भारतीय रुपए में कितने आने होते थे? 16 आने? बिल्कुल। माना जाता है कि ये उसी 16 के अनुपात वाली परंपरा की एक कड़ी हो सकती है। ये तो एक बहुत ही मजबूत कनेक्शन है ना? तो शहरों की बात हो गई, अर्थव्यवस्था की बात हो गई, पर इन शहरों में रहते कैसे लोग थे? उनका समाज कैसा था? इसके लिए हमें खुदाई में मिली चीजों से सुराग मिलते हैं। हमें पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की मूर्तियां मिली हैं, खासकर मातृ देवी की मिट्टी की मूर्तियां। तो इसी आधार पर इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि उनका समाज शायद मात्र सत्तात्मक रहा हो। मैट्रियार्कल। एक मजबूत संभावना है कि परिवार में महिला या माता का स्थान प्रमुख होता था। और उनका धर्म कैसा था? क्या वे पूजा पाठ करते थे? इसका जवाब हमें उनकी मुहरों पर मिलता है। वो जो पशुपति मुहर है, जिसमें एक योगी जैसी आकृति है, आदिशिव या प्रोटोशिवा। हाँ, उन्हें पूजा जाता था। इसके अलावा वे प्रकृति की पूजा करते थे, जैसे पीपल का पेड़ या कुबड़ वाला बैल, जो उनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा मिलता है। और इन सब कहानियों के बीच एक सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिखावट, उनकी लिपि। हाँ, वो एक ऐसा रहस्य है जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। उनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक। मतलब उसमें आवाज के लिए अक्षर नहीं, बल्कि चीजों और विचारों के लिए चिन्ह और चित्र होते थे। बिल्कुल। और इसे लिखने का तरीका भी बड़ा निराला था। कौन सा तरीका? इसे बूस्ट्रोफिडोन कहते हैं। बूस्ट्रोफिडोन? हाँ, जिसका मतलब है बैल के हल की तरह। पहली लाइन दाएं से बाएं लिखते थे और फिर अगली लाइन बाएं से दाएं। कितना अनोखा है, पर दुख की बात यह है कि हम आज तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। नहीं, 400 से ज्यादा चिन्ह है, पर हम नहीं जानते कि उनका मतलब क्या है। और यही हमें सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। एक सभ्यता जो इतनी उन्नत थी, वो खत्म कैसे हो गई? ये इतिहास का एक बहुत बड़ा रहस्य है। कोई एक जवाब नहीं है, कई सिद्धांत हैं। जैसे कि बाढ़? हाँ, मार्शल और मैके जैसे पुरातत्वविदों का मानना है कि नदियों में आई बाढ़ के कारण इसका अंत हुआ। मोहनजोदड़ो शहर तो कहते हैं 7 बार डूबा था। और जलवायु परिवर्तन? वो भी एक बहुत मजबूत सिद्धांत है। शायद मानसून कमजोर हो गया, सूखा पड़ने लगा, जिससे खेती पर आधारित उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, या फिर सरस्वती जैसी कोई नदी सूख गई। एक थ्योरी आर्यों के आक्रमण की भी तो थी। हाँ, व्हीलर ने दी थी, लेकिन अब ज्यादातर इतिहासकार इसे नहीं मानते क्योंकि इसके पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। तो फिर हुआ क्या? सबसे ज्यादा संभावना यही है कि इसका पतन अचानक नहीं हुआ। ये एक क्रमिक, मतलब ग्रेजुअल प्रक्रिया थी। मतलब धीरे धीरे खत्म हुई? हाँ, कई 100 सालों तक चली। जलवायु परिवर्तन, नदियों का रास्ता बदलना, व्यापार में गिरावट, इन सब कारणों ने मिलकर इस महान सभ्यता को धीरे धीरे गुमनामी में ढकेल दिया। तो एक शानदार शहरी सभ्यता वापस ग्रामीण जीवन में लौट गई। एक तरह से हाँ, लोग बड़े शहर छोड़कर छोटे गांवों की ओर चले गए और धीरे धीरे उनकी वो शहरी पहचान खत्म हो गई।
चलिए एक बार जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण स्थलों और वो किस नदी के किनारे हैं इसे दोहरा लेते हैं। जी ये मैच द फॉलोइंग में बहुत आता है। बिल्कुल। तो हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, खोजकर्ता दयाराम साहनी। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे आर.डी. बैनर्जी। लोथल भोगवा नदी के किनारे S.R. राव। कालीबंगन घग्घर नदी के किनारे अमलनाथ घोष। और रोपड़ सतलज नदी के किनारे यज्ञदत्त शर्मा। ये टेबल बहुत जरूरी है। और कुछ वन लाइनर फैक्ट्स जो सीधे पूछे जाते हैं, जैसे हाँ। चावल के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से, घोड़े की हड्डियां सुरकोटदा गुजरात से, जूते हुए खेत कालीबंगन राजस्थान और बिना दुर्ग वाला शहर चन्हूदड़ो, ये सारे तथ्य सीधे याद करने वाले हैं। जी। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश की। जी, उसके विस्तार से लेकर नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, समाज और अंत में उसके पतन तक। वाकई ये एक ऐसी कहानी है जो हमें अपनी जड़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। और जाते जाते एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ। जरूर। सोचिए, अगर कल कोई इतिहासकार सिंधु घाटी की उस रहस्यमयी लिपि को पढ़ने में कामयाब हो जाता है, तो इतिहास की किताबों में क्या क्या बदल सकता है? हमें शायद उनके राजाओं के नाम पता चलें, उनके भगवानों की कहानियां पता चलें, या शायद कुछ ऐसा पता चले जिसकी हमने कल्पना भी न की हो। ये एक ऐसी पहेली है जिसके सुलझने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। अगले सत्र में हम वैदिक सभ्यता के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।